हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आज जो आपके सामने बड़ी खबरें लेकर आए, जहां पर पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि वायुसेना के लिए सरकार ने इतने 1000 करोड़ रुपए की मंजूरी कर दी है दोस्तों। साथ ही तीनों सेनाओं के लिए बड़ी बड़ी धनराशि की इन्वेस्टमेंट की गई है। बताएंगे आपको पूरी खबर। साथ ही बताएंगे जहां देश में उइगर मुसलमानों की जिंदगी नर्क कर चुका है चाइना, इसकी भी एक रिपोर्ट देखेंगे दोस्तों। साथ ही बताएंगे आपको जहां चाइना की बढ़ती आक्रामकता के दौरान भारत के साथ खड़ा है अमेरिका, किस प्रकार से, ये भी बताएंगे दोस्तों आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर भारत ने लद्दाख गतिरोध पर कही ये बड़ी बात, क्या कही है दोस्तों, बताएंगे ये भी। साथ ही आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के निशाने पर हसीना ने भारत को बताया है सच्चा मित्र, और क्या क्या कह दी है दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने, ये भी बताएंगे दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जहां भारत इंडोनेशिया के बाद अब ये देश भी फ्रांस से खरीदने वाला है राफेल फाइटर जेट। वो कौन सा देश है दोस्तों, ये भी बताएंगे आपको। साथ ही बंगाल चुनाव से बड़ी खबर है, जहां पर अमित शाह ने बंगाल में छेड़ दी है नई रणनीति। जी हाँ दोस्तों, नया प्लान आया है अमित शाह की तरफ से, बताएंगे ये पूरी खबरें दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर अगर आप भी पर्सनल लोन, होम लोन लेने वाले हैं दोस्तों, तो आपके लिए बड़ी खबर और बड़ी खुशखबरी की खबर है दोस्तों। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो हर चीज संभव है, और भारतीय सेना है तो चाइना आस पास भी नहीं टिक सकता, तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो अब चलते पहली और सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव खबर की तरफ, जहां वायुसेना के लिए सरकार ने 28,000 करोड़ रुपए की है मंजूरी। अवाक्स परियोजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। बता दें मोदी सरकार ने गुरुवार को सेनाओं के लिए 28,000 करोड़ रुपए की मंजूरी कर दी है, जिसमें से 27,000 करोड़ रुपए भारतीय रक्षा उद्योग के लिए अलग किया गया है। इनसे स्वदेशी सामग्री की खरीद की जानी है। 25,000 करोड़ रुपए मूल्य के 5 मामले स्वदेशी डिजाइन, विकास और निर्माण श्रेणी के तहत अनुमोदित किया गया है, जिसके तहत सेना के लिए मॉड्यूलर पुल बनाए जाने हैं। सबसे खास बात यह है कि इनमें 10,000 करोड़ रुपए अवाक्स परियोजना के लिए मंजूर किया गया है, जिनसे भारतीय वायुसेना के लिए एयर इंडिया के 6 विमानों को देसी आंखों से लैस किया जाना होगा। रक्षा मंत्रालय में सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी DAC ने आज 2000 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण एयर डिफेंस प्रणाली यानी आकाश तेज को मंजूरी दे दी है, जो भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाएगी और भारत की रक्षा क्षमताओं को चाइना के साथ बराबरी पर खड़ा करने की अनुमति देगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से अपने भारतीय सेनाओं को और मजबूत बनाने के लिए जिस प्रकार से दोस्तों इनको नए नए इक्विपमेंट्स मुहैया कराई जा रही है दोस्तों, जिस प्रकार से चाइना भी अपने सैनिकों को कराता है, ऐसे में दोस्तों मोदी सरकार को आप इसके लिए धन्यवाद जरूर कर दीजिएगा। एक और खबर की अगर बात करें तो देश में उइगर मुसलमानों की जिंदगी नर्क बना चुका है चाइना, अब बाहरियों के भी पड़ा है पीछे। बता दे दुनिया भर में ऐसे काफी कम देश है जो चाइना के बराबर बदनाम है। चाइना अपनी कई तरह की क्रूरताओं के लिए दुनिया भर में कुख्यात है। ऐसी ही एक क्रूरता वो अपने देश में रह रहे उइगर मुसलमानों के साथ कई वर्षों तक करता आ रहा है। लेकिन अब चाइना सिर्फ अपने यहाँ रहने वाले उइगर समुदाय पर नजर नहीं रख रहा है, बल्कि उसकी नजर दुनिया भर के अन्य देशों तक पहुँच गई है। चाइना ने एक सोशल मीडिया सर्विलेंस सिस्टम खड़ा कर दिया है, जिसकी मदद से वो अन्य देशों में रह रहे उइगर मुस्लिमों पर नजर रखा हुआ है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेशनल ओपिनियन को लेकर चिंतित चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने फेसबुक, ट्विटर, वीचैट जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मॉनिटर करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि स्वीडन में बसी नाइरोला एलिमा को चीनी अधिकारियों की दमनकारी कार्रवाई का सामना करना पड़ा। सितंबर 2020 में उसकी एक रिश्तेदार माइला याकूफू को यिनिंग डिटेंशन सेंटर में स्थित एक चीनी इंटर्नमेंट कैंप से मुक्ति मिली। इसके बाद एलिमा ने वीडियो कॉल के जरिए से याकूफू से संपर्क किया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में उन्होंने भी अपना हाल दिल बताया दोस्तों। ऐसे में चाइना ने बहुत बुरा
हाल कर रखा है दोस्तों अपने देश के उइगर मुसलमानों का, और अब बाहर के भी मुसलमानों को नहीं बख्श रहा। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों इस चाइना के बड़े हरकत के पीछे? अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। और खबर की बात करें तो चाइना की बढ़ती आक्रामकता को देखते हुए और इस चाइना की क्रूरता के दौरान भारत के साथ खड़ा है अमेरिका। व्हाइट हाउस की तरफ से आया है ये नया बयान, बड़ी अच्छी खबर है दोस्तों भारत के लिए। बता दें व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने हांगकांग, ताइवान, दक्षिण चीन सागर और भारत चीन सीमा समेत दुनिया के अन्य हिस्सों में चाइना की बढ़ती आक्रामकता पर चिंता जताया है। उन्होंने कहा कि बीजिंग के साथ सैन्य गतिरोध के दौरान अमेरिका नई दिल्ली के साथ खड़ा रहा। पहचान जाहिर नहीं करने का अनुरोध करते हुए अधिकारी ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान अमेरिका भारत सुरक्षा के सभी पहलुओं और रक्षा सहयोग को मजबूत कर दिया है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा कि हांगकांग, ताइवान, दक्षिण चीन सागर और भारत चीन सीमा समेत दुनिया के अन्य हिस्सों में चाइना की बढ़ती आक्रामकता पर हम बहुत चिंतित हैं। अधिकारी ने कहा कि पिछले 6 से 7 महीने से सीमा पर चाइना के आक्रामक रवैये के दौरान हम भारत के साथ खड़े रहे। हमने उन्हें यानी भारत को साजो सामान मुहैया कराया है। हम भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं। चाइना के सामने खड़ा होने के लिए हमने भारत को नैतिक समर्थन दिया है और सुनिश्चित किया है कि हालात का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान हो सके। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बड़ी खबर मानी जा रही है। इस पर आपकी क्या राय होगी जरूर बताइएगा। एक और खबर की बात करें तो भारत ने लद्दाख गतिरोध पर बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा कि आगे बातचीत से दोनों पक्षों को परस्पर रूप से स्वीकार्य समझौते पर पहुंचने में मदद मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि चीन के साथ आगे बातचीत की 17 दिसंबर भारत ने बृहस्पतिवार को उम्मीद जताई कि चीन के साथ आगे बातचीत से दोनों पक्षों को पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर सभी संघर्ष वाले इलाकों से पूर्ण रूप से पीछे हटने के लिए परस्पर रूप से स्वीकार्य समझौतों पर पहुंचने में मदद मिलेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता में बताया कि दोनों पक्ष राजनयिक एवं सैन्य माध्यमों के जरिए संपर्क बनाए हुए हैं और इन चर्चाओं के माध्यम से दोनों पक्षों को एक दूसरे के रुख के बारे में समझ बढ़ाने में मदद मिली है। शंघाई में भारतीय वाणिज्य दूतावास द्वारा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के कम से कम एक सदस्य को नियुक्त किए जाने के रिपोर्ट के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा है कि वो इस सूचना की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा, हमने इस संबंध में मीडिया रिपोर्ट को देखा है, हम इस बात की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करने की स्थिति में नहीं है। श्रीवास्तव ने कहा कि कुछ देशों में स्थानीय कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए स्थानीय प्रशासन की अनुमति की जरूरत होती है। हालांकि हमारे सभी मिशन ये सुनिश्चित करते हैं कि इस संबंध में सभी सुरक्षा एहतियात बरती जाए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी जरूर बताइएगा। एक और खबर की ओर चले तो निशाने पर है पाकिस्तान। हसीना ने भारत को बताया सच्चा मित्र। प्रधानमंत्री मोदी के साथ शिखर सम्मेलन में 7वें समझौते पर भी हस्ताक्षर कर दिया। बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश को पड़ोस प्रथम नीति का प्रमुख स्तंभ बताते हुए गुरुवार को कहा कि बांग्लादेश के साथ संबंधों में मजबूती और गहराई लाना उनकी विशेष प्राथमिकता रही है। तो वहीं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत को अपने देश का सच्चा मित्र बताया है। मोदी और हसीना ने डिजिटल माध्यम से शिखर वार्ता में हिस्सा लेते हुए ये बात कह दी है। दोस्तों, इस दौरान भारत और बांग्लादेश ने आपसी सहयोग को गति देते हुए हाइड्रोकार्बन, कृषि, कपड़ा और सामुदायिक विकास जैसे विविध क्षेत्रों में 7 समझौतों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। साथ ही दोनों देशों ने सीमा पर चिलाहाटी हल्दीबाड़ी रेल संपर्क को बहाल किया, जो 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद बंद हो गया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बड़ी खबर मानी जा रही है। इसको लेकर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की ओर चले तो भारत इंडोनेशिया के बाद अब ग्रीस फ्रांस से खरीदेगा राफेल फाइटर जेट। तुर्की की होगी इस पर कड़ी नजर। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। बता दें आपको, पड़ोसी देश तुर्की के साथ गहराते तनाव के बीच ग्रीस ने अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने की तैयारी तेज कर दी है। ग्रीस इसके लिए जल्द ही फ्रांस के साथ 2.3 अरब यूरो की डील करने वाला है। इस डील के तहत वो 18 राफेल फाइटर जेट खरीदेगा। इस बात की जानकारी सरकार के प्रवक्ता ने गुरुवार को दे दी है। गौरतलब है
कि कुछ दिन पहले ही चाइना के आक्रामक रवैये से परेशान इंडोनेशिया के भी फ्रांस से राफेल खरीदने की खबर आई थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में देखना अब ये होगा कि भारत को कब पूरा राफेल का खेप मिल जाता है दोस्तों। और अब ग्रीस जिस प्रकार से फ्रांस से राफेल खरीदने वाला है, इसको लेकर तुर्की अपनी कड़ी नजर बनाए हुए है दोस्तों। इसको लेकर जो भी बड़ी खबरें होंगी आपको सबसे पहले बताएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमेशा की तरह इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां रूस को तगड़ा झटका लगा है, जहां अगले 2 ओलंपिक में नाम, झंडा और एंथम इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। आपको बता दें कि रूस को अगले 2 ओलंपिक या अगले 2 साल के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप यानी वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपना नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है दोस्तों। खेल पंचायत ने रूस को अगले 2 साल के लिए किसी बड़ी खेल प्रतियोगिताओं की मेजबानी का दावा करने से भी प्रतिबंधित कर दिया है। रूसी खिलाड़ी और टीमें अगर डोपिंग मामलों में नहीं फंसते या डोपिंग मामलों को नहीं दबाते हैं तो अगले साल टोक्यो ओलंपिक और 2022 में बीजिंग में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक के अलावा विश्व चैंपियनशिप और कतर में 2022 में होने वाले फुटबॉल विश्व कप में भाग ले सकती है। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी वाडा ने 4 साल के प्रतिबंध की पेशकश की थी और उसकी अपेक्षा में रूस को कम सजा मिली है। रूस के लिए छोटी जीत प्रमुख प्रतियोगिताओं में टीम का प्रस्तावित नाम भी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको बता दें ये सारा मामला साल 2019 का है, आप अच्छे से जानते होंगे। जितने लोग जानते हैं वो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, जिसको इस बारे में पता है कि इस पर बैन क्यों लगा है रूस पर। एक और खबर की बात करें तो अमेरिका से तीसरी बड़ी खबर, जहां बर्फीली तूफान में 200 से ज्यादा गाड़ियां क्रैश हो गई दोस्तों, जहां 3 की मौत। कोरोना वैक्सीनेशन पर भी लग सकता है ब्रेक। बता दें अमेरिका में कोरोना वायरस की महामारी का सबसे बड़ा असर देखा गया है और अब देश में वैक्सीन लगाने का अभियान भी शुरू हो गया है। इस बीच ठंड के मौसम में बर्फ के तूफान से वैक्सीनेशन और टेस्टिंग दोनों की रफ्तार धीमी पड़ने की आशंका पैदा हो गई है। उत्तरी वर्जीनिया से लेकर न्यूयॉर्क में गुरुवार दोपहर को बर्फबारी इतनी तेज होने लगी कि कई जगहों पर 0.6 मीटर तक बर्फ जमा होने की आशंका जताई गई है। इस अधिकारियों के सामने ये बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है कि आगे कोरोना वायरस की टेस्टिंग को जारी रखा जाए या बंद कर दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी, अपनी राय अवश्य ही दीजिएगा। एक और खबर की अगर बात करें तो चाइना के कारण दक्षिण एशिया में बढ़ रहा है संघर्ष। अमेरिकी थिंक टैंक ने दी है ये बड़ी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। अमेरिका के एक थिंक टैंक ने यह बड़ी चेतावनी दी है कि एशिया में चाइना की बढ़ती भूमिका से इस क्षेत्र में तनाव और बढ़ रहा है। इस थिंक टैंक की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि चाइना इस इलाके में भारत को साधने के लिए पाकिस्तान की मदद कर रहा है। ऐसे में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक तनाव बढ़ रहा है। ऐसे में क्षेत्र की राजनीति, अर्थशास्त्र और सुरक्षा पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर मानी जा रही थी। एक और खबर की अगर बात करें तो भारत के सिद्धार्थ चटर्जी चाइना में स्थानीय समन्वय नियुक्त कर दिए गए हैं दोस्तों, सही सुना आपने। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के वरिष्ठ अधिकारी सिद्धार्थ चटर्जी को चाइना में वैश्विक संस्था का स्थानीय समन्वयक नियुक्त कर दिया है। स्थानीय समन्वयक देश स्तर पर विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रतिनिधि होते हैं। वो सतत विकास लक्ष्यों के जरिए कोविड-19 से निपटने के लिए देशों की मदद के संबंध में यूएन के दल का प्रतिनिधित्व करेंगे। गुटेरस ने चाइना सरकार की मंजूरी के बाद चटर्जी को वहां का स्थानीय समन्वयक नियुक्त कर दिया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने ये बात बताई। चटर्जी ने अगले साल जून के मध्य में पद संभालेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इन चटर्जी जी को कांग्रेचुलेशन कमेंट सेक्शन में भारी मात्रा में लिखिएगा दोस्तों, इन्होंने भारत का नाम रोशन किया। एक और खबर की बात करें तो गूगल, फेसबुक जैसी कंपनियों की अब यूरोप में नहीं चलेगी मनमानी। जी हाँ दोस्तों, यूरोपीय संघ ने बड़ी डिजिटल कंपनियों पर लगाम कसने के लिए बहुप्रतीक्षित 2 कानूनों का मसौदा जारी कर दिया है। इससे साफ है कि गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियों की मुसीबत सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि सिर्फ यूरोप में भी बढ़ने वाली है। ईयू के प्रस्तावित कानूनों का मकसद अफरा तफरी के बीच व्यवस्था कायम करना बताया है। ये कानून डिजिटल मार्केट
मार्केट्स एक्ट और डिजिटल सर्विसेज एक्ट के नाम से लागू होंगे। माना यह जा रहा है कि इससे बहुराष्ट्रीय डिजिटल कंपनियों के वर्चस्व पर नियंत्रण लगेगा। कंपनियां कंटेंट का क्रम जैसे तैयार करती हैं, इस पर पारदर्शिता बरतनी ही होगी। इसके साथ ही विज्ञापन नीति क्या है और किसी कंटेंट को किस आधार पर हटाती है, ये तो जानकारी देनी ही होगी। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की और चलें तो नरेंद्र सिंह तोमर ने लिखी है 8 पन्नों की चिट्ठी। बोले कृषि कानूनों को लेकर कुछ किसान संगठनों में पैदा किया गया है भ्रम की भावना। बता दें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विभिन्न बॉर्डर पर कई दिनों से जारी आंदोलन के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को किसानों को एक पत्र लिखा है। इस पत्र के जरिए तोमर ने कहा है कि कुछ किसान संगठनों में कृषि सुधारों को लेकर भ्रम पैदा कर दिया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर ने पत्र की शुरुआत में लिखा है कि ऐतिहासिक कृषि सुधारों को लेकर पिछले कुछ दिनों में लगातार मैं आपके संपर्क में बना हुआ हूं। बीते दिनों मेरी अनेक राज्यों के किसान संगठनों से बातचीत हुई है। कई किसान संगठनों ने इन कृषि सुधारों का स्वागत किया है, वे इससे बहुत खुश हैं। किसानों में एक नई उम्मीद जगी है, लेकिन इन कृषि सुधारों का दूसरा पक्ष ये भी है कि कुछ किसान संगठनों में इन्हें लेकर एक भ्रम पैदा कर दिया गया। ऐसे में दोस्तों किसान संगठन के इस आंदोलन को आप किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों, अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या आपको नहीं लगता कि इसमें आधे से ज्यादा किसान नहीं है? आपकी क्या राय होगी जरूर बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की ओर चलें तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कोरोना पॉजिटिव हो गए दोस्तों, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है इनकी जल्द से जल्द ठीक होने की बड़ी कामना। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप भी कमेंट सेक्शन में फ्रांस के राष्ट्रपति को जल्द से जल्द ठीक होने की शुभकामनाएं जरूर दीजिएगा दोस्तों। और खबर की बात करें तो म्यांमार की सीमा पर 2000 किलोमीटर लंबी दीवार बना रहा है चाइना। यूएस ने बताया है इसको बड़ा खतरा। बता दे, चाइना लगातार दक्षिण एशिया में दादागिरी के जरिए अपनी बादशाहत कायम रखना चाहता है। आपको बता दें, इसी क्रम में चाइना ने कंटीले तारों की मदद से म्यांमार की सीमा पर 2000 किलोमीटर लंबी एक दीवार का निर्माण शुरू कर दिया है दोस्तों। रेडियो फ्री एशिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार से लगती चाइना की सीमा पर करीब 2000 किलोमीटर लंबी ये दीवार बनाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय होगी जरूर बताइएगा और किस प्रकार से चाइना को रोकना चाहिए दोस्तों। हम सभी देशों को मिलकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। एक और खबर की बात करें तो 20 जनवरी को जो बाइडेन की शपथ तय है, लेकिन कानूनी लड़ाई जारी रखने के मूड में डोनाल्ड ट्रंप अभी भी नजर आ रहे हैं। बता दें, अमेरिका में इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों द्वारा जो बाइडेन को देश के 46वें राष्ट्रपति के रूप में बहुमत दिया जा चुका है, लेकिन इसके एक दिन बाद व्हाइट हाउस की शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 3 नवंबर को हुए आम चुनाव से संबंधित मुकदमेबाजी में अब भी शामिल है, जबकि जो बाइडेन का 20 जनवरी को शपथ लेना तय हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, इसको लेकर आपकी क्या राय होगी जरूर बताइएगा। एक और खबर की ओर चलें तो किसान आंदोलन के बीच आज प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश के किसानों का करेंगे संबोधित। जी हाँ दोस्तों, देश भर के किसान कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली से सटी सीमाओं पर डटे हुए हैं। पिछले 21 दिनों से किसानों का यह आंदोलन जारी है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के किसानों को शुक्रवार को संबोधित करेंगे। इसकी जानकारी खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट करके कहा है कि 18 दिसंबर को प्रदेश भर में होने वाले किसान सम्मेलनों को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दोपहर 2 बजे किसानों को संबोधित करने का फैसला किया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कितने ऐसे लोग हैं जो ये देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी के इस नए टाइम टेबल किसानों को लेकर, बताइएगा जरूर दोस्तों। और खबर की बात करें तो फिलहाल नहीं खुलने वाले बिहार के सरकारी व निजी स्कूल। शिक्षा मंत्री ने साफ कह दिया है कि बच्चों की जान के साथ नहीं किया जा सकता है किसी भी प्रकार का खिलवाड़। जी हाँ दोस्तों, बिहार के सभी निजी और सरकारी स्कूलों के फिलहाल खुलने की कोई उम्मीद नहीं है। राज्य के शिक्षा मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी ने निजी स्कूल संचालकों की इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया है कि स्कूल खोले नहीं जाने चाहिए। शिक्षा मंत्री उन स्कूलों पर भी जमकर बरसे हैं जो कोरोना काल में सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि कोरोना की प्रकृति बदल रही है। पिछले दिनों दिल्ली में कोरोना का संक्रमण कुछ कम जरूर हुआ
हुआ है, लेकिन फिर उसके मामले तेजी से बढ़ गए। अगर ऐसे में सरकारी स्कूलों में बच्चों को आने की इजाजत दे दी जाती है और उनको अगर कुछ हुआ तो सरकार ही जिम्मेदार मानी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती है, लिहाजा अभी स्कूलों को खोलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ऐसे में दोस्तों आप भारत के किस राज्य से हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, ये जरूर बताइएगा। और साथ ही क्या बच्चों के स्कूल अब खोल देने चाहिए, हाँ या ना? कमेंट सेक्शन में अपनी राय, अपना विचार, अपना पक्ष जरूर लिख कर बताइएगा दोस्तों। हमें रहेगा आपके इन सभी कमेंट्स का इंतजार। एक और खबर की ओर चल लेते हैं, जहां पर ममता बनर्जी को 24 घंटे में 3 बड़े झटके लगे। जहां शुभेंदु अधिकारी, दीप्तांशु चौधरी के बाद विधायक जितेंद्र तिवारी ने भी दिया है इस्तीफा। बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। गुरुवार को ममता बनर्जी के 3 सहयोगियों ने उन्हें अलविदा कह दिया। पार्टी के प्रभावशाली नेता शुभेंदु अधिकारी ने पार्टी छोड़ी तो साउथ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन यानी SBSTC के अध्यक्ष दीप्तांशु चौधरी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके अलावा विधायक जितेंद्र तिवारी ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, और इन सभी को लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये किसी भी पल, किसी भी क्षण भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में दोस्तों इन सभी तीनों मंत्रियों के इस्तीफों को लेकर आप इन्हें कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा दोस्तों। एक और खबर की अगर बात करें तो JDU भी लड़ेगी बंगाल में चुनाव। 75 सीटों पर नीतीश कुमार उतारेंगे अपने उम्मीदवार। बता दें, अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बंगाल की CM ममता बनर्जी की टेंशन और बढ़ाने की तैयारी कर ली है। आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक जनता दल यूनाइटेड ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। फिलहाल पार्टी ने 75 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर दी है। जनता दल यूनाइटेड के बंगाल प्रभारी गुलाम रसूल बलियावी ने मीडिया से खास बातचीत के दौरान बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के ब्लूप्रिंट का खुलासा कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अब देखना है होगा कि बीजेपी के साथ JDU किस प्रकार से फ्रंट पर आती है। दोस्तों आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। और कितने लोग ऐसे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि बंगाल में इस बार परिवर्तन हो, वो अपनी राय देना जरूर मत भूलिएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो 18 से 27 दिसंबर तक होगा राशन का वितरण। कांठ में क्षेत्र में 18 दिसंबर से 28 दिसंबर तक राशन डीलरों की दुकान पर खाद्यान्न का नियमित रूप से वितरण किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक और खबर की अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की बड़ी घोषणा, 2 साल में देश होगा टोल नाका मुफ्त। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश भर के टोल नाकों को लेकर बड़ी घोषणा कर दी। उन्होंने कहा है कि 2 साल में पूरे देश को टोल नाका से मुक्त कर दिया जाएगा। इससे पूरे देश में वाहन बिना रुकावट, बिना किसी टोल टैक्स दिए कहीं भी आ जा सकेंगे। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि ये कभी भी जल्द से जल्द हो जाए, बताइएगा जरूर। एक और खबर की बात करें तो अगर आप भी EMI, पर्सनल लोन और होम लोन लेने वालों हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी, जहां पर आपके काम की खबर है। लोन मोरेटोरियम पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख दिया है। दोस्तों बता दें कि सुप्रीम कोर्ट अपनी पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा था अपने मोरेटोरियम अवधि के दौरान ब्याज लिया है, लेकिन क्या आप चक्रवृद्धि ब्याज भी लेंगे? सवाल ये है। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि ये बैंक और जमाकर्ता के बीच अनुबंध का मामला है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ब्याज का भुगतान और किस्त भी अनुबंध का मामला है, लेकिन आपने वहां भी अपने फैसले लागू किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक और इंडियन बैंक एसोसिएशन ने 16 दिसंबर को अपनी पिछली सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत से वित्तीय सहायता मांगने वाली याचिकाओं पर कोई और आदेश पारित नहीं करने का आग्रह किया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ काफी अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को हमेशा की तरह अपने